पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित कुछ जो मॉडल्स थे, जैसे एडवर्ड स्वेस महोदय ने दिया था, जिसमें उन्होंने सियाल सीमा नीफे की बात की, या फिर आगे ग्रांट महोदय के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, या फिर लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर, बैरोस्फीयर जैसे हम लोगों ने अलग अलग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जानकारी हम लोगों ने की थी। ठीक है, उसी से ही रिलेटेड और उसके आगे की चीज़ों का हम लोग अध्ययन करेंगे। अब देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आगे की जो लेक्चर्स हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और एक बात और हम आपको बता दें कि जिन चीज़ों का हम लोग अध्ययन यहाँ पर अब कर लेंगे, ठीक है, इसके बाद किसी तरह का आपको कोई डाउट्स या कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। इसको भी हम आपको विश्वास दिला रहे हैं कि इससे ज़्यादा और आपके जो भी प्रतियोगी परीक्षा हैं उनमें इससे ज़्यादा आज तक कभी कुछ नहीं पूछा गया है, चाहे वो आपके सिविल सर्विसेज से मेंस से रिलेटेड ही हो, चाहे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उससे रिलेटेड हो। देखिए, वास्तव में वैसे भी हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम इस धरातल पर रहते हैं, इस भूमि पर रहते हैं, और यहाँ के क्रियाकलापों को, यहाँ की आंतरिक संरचना को, उसकी बनावट को भी हमें समझना चाहिए। और ये प्राचीन काल से ही कौतूहल का भी विषय रहा है कि कैसे पृथ्वी के अंदर किन चीज़ों का, या कह सकते हैं कि कौन से तत्व हैं, क्या है क्या नहीं है। प्राचीन बहुत सारी मान्यताएं भी अपनी अपनी अलग अलग रही हैं। लेकिन हम अब आते हैं सीधे टॉपिक पर कि पृथ्वी से रिलेटेड कुछ हमें जो स्रोत मिले। देखिए, किसी भी क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो उसका अध्ययन करने के लिए हमें कुछ सोर्स चाहिए या स्रोत चाहिए। उसी तरह से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंधित जानकारी के लिए भी हमें कुछ स्रोत प्राप्त हुए हैं। वो स्रोत जो आप देखेंगे यहाँ पर, चाहे वो अप्राकृतिक स्रोत हो, अनैचुरल सोर्सेस की बात करते हैं अगर हम, या फिर नेचुरल सोर्स हों, या फिर जितने भी हम लोगों ने अभी पीछे देखा था कि जो हाइपोथेसिस या परिकल्पनाएं दी गई थी उससे संबंधित चीज़ों का हम लोग अध्ययन करेंगे। और इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि जो उल्का पिंड है, उल्का पिंड के भी अध्ययन करके पृथ्वी की जानकारी हम लोगों ने कुछ ना कुछ की है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर अप्राकृतिक स्रोत की। अप्राकृतिक स्रोत या अनैचुरल जो सोर्सेस हैं उसके अंतर्गत हम लोग सिर्फ 3 चीज़ों का अध्ययन करते हैं। एक तो डेंसिटी या घनत्व, दूसरा प्रेशर या फिर दाब, और तीसरा तापमान या टेम्परेचर। ये 3 अप्राकृतिक स्रोत हैं जिनके माध्यम से हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं। अभी हम लोग इसको देखते हैं। इसके बाद फिर आपका जो दूसरा आएगा वो है कि बहुत सारी जो हाइपोथेसिस अलग अलग वैज्ञानिकों ने, विद्वानों ने दी थी, उस हाइपोथेसिस के अध्ययन से भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त हुई। इसके अलावा जो उल्का पिंड हैं, उल्का पिंड के गिरने से भी हमें जो उसके जो कह सकते हैं अवशेष मिले, उस अवशेष का अध्ययन करके भी हम पृथ्वी की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त किए। और जो कुछ प्राकृतिक स्रोत है, प्राकृतिक स्रोतों में हम स्पेशली 2 चीज़ों पर फोकस करेंगे। एक तो वॉल्केनिक इरप्शंस या ज्वालामुखी का उद्गार, और दूसरा भूकंप या फिर भूकंप विज्ञान से रिलेटेड चीज़ों का, जिसमें जब अर्थक्वेक या भूकंप आता है तो उसमें से अलग अलग भूकंपीय तरंगें अलग अलग प्रकार की अपने स्वरूप को कह सकते हैं प्रदर्शित करते हुए वो आगे बढ़ती हैं, जिसमें प्राथमिक तरंगें, द्वितीयक तरंगें और धरातलीय तरंगें या सरफेस वेव जिसे हम कहते हैं, एल वेव्स भी कहा जाता है। ये 3 प्रकार की तरंगें हैं। इन तरंगों का भी हम लोग अध्ययन करते हैं। इस तरह से इन स्रोतों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। क्लियर है? जिसमें एक बात और समझिएगा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण, इन सभी स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो वर्तमान में इस समय जो माना जा रहा है वो माना जा रहा है भूकंपीय तरंगों के माध्यम से। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो पृथ्वी का, अगर हम बात करते हैं कि रेडियस की, अगर ऊपर से हम नीचे की तरफ जाते हैं, केंद्र की तरफ पृथ्वी के जाते हैं, तो उसकी जो केंद्र तक की जो दूरी मानी जाती है वो 6371 किलोमीटर तक मानी जाती है। तो क्या यह संभव है कि वहाँ तक कोई मानव जा सकता है? बिल्कुल संभव नहीं है। वहाँ तक कोई मनुष्य नहीं जा सकता है। जैसे पिछली क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि मनुष्य ने जो बोर होल किया था, या कह सकते हैं कि जो छेद किया था, छिद्र करके पृथ्वी के धरातल में जो नीचे तक गया था,
ठीक है, वो कहाँ तक मनुष्य ने किया था, वो 12 किलोमीटर की गहराई तक नीचे होल किया था। कहाँ पर किया था? कोल जो प्रायद्वीप है, रसिया का भाग है और आर्कटिक महासागरीय क्षेत्र में है। क्लियर है? तो वहाँ तक गया, सिर्फ 12 किलोमीटर तक गया है, उसके आगे नहीं जा पाया। बात समझ में आ रही है? और 12 किलोमीटर पर ही आपने देखा कि कितना तापमान बढ़ जाता है। तो इसी को ही सबसे पहले हम लोग सीक्वेंस के रूप में जानते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, जैसे जो स्रोत हैं, स्रोतों में बात करते हैं सबसे पहले पृथ्वी के जानकारी से रिलेटेड अप्राकृतिक स्रोतों में डेंसिटी या घनत्व की। किसकी? डेंसिटी या घनत्व की। तो हमें ये मालूम है कि जैसे जैसे, ध्यान में रखिएगा, जैसे जैसे हम, ठीक है, धरातल में नीचे की तरफ जाते हैं वैसे वैसे घनत्व बढ़ता जाता है, डेंसिटी या घनत्व बढ़ता जाता है। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि पृथ्वी में 3 परत मिलती है, लेयर्स मिलती हैं, जैसे सियाल है, सीमा है और नीफे है। सियाल शॉर्टकट नेम था जिसमें सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता थी। फिर आगे उसके नीचे और गहराई में जाएंगे तो सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता थी, और लास्ट में केंद्र में जाते हैं तो निकिल और फेरियम की प्रधानता थी। इतना समझ में आया? तो ये जो तत्व मिले हैं, ये जो एलिमेंट्स या तत्व जो मिले हैं, ठीक है, इनको अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो इनकी जो डेंसिटी है या इनका जो घनत्व है अलग अलग है। क्लियर है? सबका घनत्व अलग है, डेंसिटी अलग है। और दूसरी चीज़ है कि जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के अंदर या केंद्र की तरफ जाते हैं तो डेंसिटी या घनत्व बढ़ता जाता है। क्या बढ़ता जाता है? घनत्व बढ़ता जाता है। देखिए घनत्व बढ़ने के 2 कारण माने जाते हैं। कितने कारण? 2 कारण माने जाते हैं स्पेशली। देखिए कुछ विद्वानों का, कुछ वैज्ञानिकों का ये मत था कि जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे तो दाब बढ़ता जाएगा, ऊपरी भाग का दाब नीचे वाले भाग पर ज़्यादा होता जाएगा। बात समझ में आ रही ना? तो नीचे की तरफ दाब बढ़ता जाएगा। जब दाब बढ़ेगा, दाब जब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि जो अंदर जो भी एलिमेंट्स या जो तत्व हैं उन पर प्रेशर पड़ेगा ही, दाब बढ़ेगा ही, तो जो उनके कण हैं वो आपस में और ज़्यादा संकुचित होते जाएंगे, एक दूसरे के नज़दीक आते जाएंगे और घनत्व बढ़ता जाएगा। क्लियर है? लेकिन कुछ विद्वानों ने इसका विरोध भी किया। उन्होंने कहा कि इस तरह से तब तो लगातार दाब बढ़ेगा और दाब बढ़ने से किसी भी तत्व की डेंसिटी या घनत्व लगातार बढ़ती ही जाएगी, वो रुकेगी नहीं। बात समझ में आ रही ना कि वो रुकेगी नहीं। तब तो दाब बढ़ेगा तो घनत्व, डेंसिटी बढ़ती ही जाएगी। तो इसका मतलब है कि घनत्व की कोई सीमा नहीं रह जाएगी, वो लगातार बढ़ती चली जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों ने, ठीक है, एक लिमिट या सीमा सुनी होगी, इलास्टिक लिमिट, या कह सकते हैं प्रत्यास्थ सीमा। प्रत्यास्थ सीमा क्या होता है कि अगर किसी भी वस्तु पर या किसी भी तत्व पर दाब पड़े या दाब पड़ता है तो एक निश्चित सीमा तक ही उसकी डेंसिटी या घनत्व बढ़ता है। एक निश्चित सीमा तक ही उसकी डेंसिटी या घनत्व बढ़ता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। बात समझ में? उससे ज़्यादा नहीं होता। तो वही जो लास्ट, जो आखिरी जो सीमा है या लिमिट है, उसी को प्रत्यास्थ सीमा के रूप में भी हम लोग जानते हैं, जिसे हम लोग भूकंप विज्ञान में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? तो इस तरह से विद्वानों में जो 2 मत आए, तो 2 मत में एक मत अभी हमने बताया कि अधिक दाब, लगातार नीचे की तरफ जाने पर दबाव बढ़ेगा। जब दाब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है घनत्व भी बढ़ेगा। ठीक है? लेकिन फिर उनका कुछ लोगों ने विरोध किया कि अगर लगातार दाब बढ़ रहा है, ध्यान रखिएगा, दाब बढ़ रहा है तो घनत्व भी अनलिमिटेड बढ़ता चला जाएगा। लेकिन यह सही नहीं था। तो आगे चल करके फिर दूसरा जो मत आया, उसमें ये निकल करके निष्कर्ष आया कि एक निश्चित सीमा तक ही प्रेशर पड़ने के बाद भी, चाहे जितना प्रेशर पड़े, लेकिन एक निश्चित सीमा तक ही दाब बढ़ता है, उससे ज़्यादा घनत्व नहीं बढ़ता है। चाहे जितना दाब पड़े या प्रेशर पड़े, लेकिन डेंसिटी या घनत्व उससे ज़्यादा नहीं होती। वही इलास्टिक, ठीक है, लिमिट्स के रूप में जानी जाती है, प्रत्यास्थ सीमा के रूप में जानी जाती है। और दूसरी बात ये भी निकल करके आया कि जैसे कि हम लोगों को ये जानकारी है कि जो निचले जो भाग हैं, पृथ्वी के जो कोर का हिस्सा है, उसमें निकिल और फेरियम जैसे भारी तत्व हैं। जब भारी तत्व ऑलरेडी वो है ही हैं, उनकी डेंसिटी ज़्यादा है, द्रव्यमान ज़्यादा है, भार ज़्यादा है, तो उनका घनत्व भी ज़्यादा है। तो एक तो घनत्व भी ज़्यादा है, दूसरा प्रेशर भी ज़्यादा है।
प्रेशर भी ज़्यादा है। तो इस कारण से हमारा जो सेंटर या कोर है वो अधिक घनत्व वाला है। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि पृथ्वी का घनत्व डेंसिटी कितनी है, आपको मालूम है 5.5 है, 5.5 है। औसत कितना है, 5.5 है पृथ्वी का औसत घनत्व। क्लियर है। लेकिन जैसे ऊपर की जो लेयर है, जो ऊपरी लेयर है, जिसे हम लोग सियाल कहते हैं या क्रस्ट कहते हैं, ठीक है, तो क्रस्ट चूँकि हल्के तत्वों से बना हुआ है, हमने पहले भी लेक्चर में बताया था कि वह ग्रेनाइट और बेसाल्ट जैसे आग्नेय चट्टानों से या इग्नियस रॉक से उसका निर्माण हुआ है। किसका, क्रस्ट का। ठीक है, और क्रस्ट के ऊपरी भाग पर सेडिमेंट्री रॉक्स भी मिलती हैं, क्रस्ट के ऊपरी भाग पर अवसादी चट्टानें भी देखने को मिलती हैं। तो ये हल्के तत्वों से इनका निर्माण हुआ है और इनकी जो डेंसिटी है, जो एक औसत घनत्व की अगर हम बात करते हैं तो मात्र 3 है। ठीक है, क्रस्ट का औसत घनत्व कितना है, 3 है। लेकिन अगर हम उसके टोटल क्रस्ट को 2 भागों में बांट करके देखें तो ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट, तो इनके घनत्व में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। ऊपर का जो घनत्व है उसकी हम बात करें तो वो घनत्व है 2.8, कितना है, 2.8। और निचले क्रस्ट की अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ निचला क्रस्ट का घनत्व 3 है। क्लियर है। लेकिन एक एवरेज हम बात करते हैं तो 3 है। और पूरे पृथ्वी की औसत घनत्व की अगर हम बात कर रहे हैं तो 5.5 है। क्लियर है। तो इससे एक चीज़ तो ये भी यहाँ पर क्लियर हो जा रही है कि पृथ्वी का जो अंदर जाने पर, पृथ्वी के अंदर जाने पर, ठीक है, डेंसिटी या घनत्व बढ़ती है। बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है। तो और जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं घनत्व बढ़ता जाता है। किसके कारण बढ़ता जाता है, अभी हमने बात की कि एक तो जो भारी तत्व हैं अंदर जाने पर भारी तत्व मिल रहे हैं, और दूसरा क्या है कि प्रेशर भी पड़ रहा है। इस कारण से डेंसिटी या घनत्व बढ़ रहा है। और इस आधार पर वैज्ञानिकों ने ये माना कि पृथ्वी का जो कोर है वो अधिक घनत्व वाला है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने, ठीक है, घनत्व के बारे में देखा। ठीक, ये अप्राकृतिक स्रोत हैं, ध्यान में रखिएगा, पहला हो गया ये। दूसरे अगर हम बात करते हैं दबाव की, दबाव या प्रेशर, ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना से संबंधित स्रोत हम पढ़ रहे हैं जिसमें घनत्व देखे। इसके बाद दूसरे हम बात कर रहे हैं दाब या प्रेशर की, ठीक है, जिसकी चर्चा अभी हमने घनत्व में भी की है। देखिए, जैसे जो भाग ऊपर है, जैसे क्रस्ट हो गया, उसके बाद जो दूसरा भाग है मेंटल है, ठीक है, और तीसरा भाग है जिसे हम लोग नीफे के रूप में या कोर के रूप में या क्रोड के रूप में भी जानते हैं। ठीक है। तो ऊपरी भाग पर कम प्रेशर रहेगा, ठीक है, और उससे नीचे जाएंगे दबाव ज़्यादा होगा, और सबसे नीचे जाएंगे कि और ज़्यादा दाब होता जाएगा। तो जैसे जैसे चट्टानों पर दाब पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, वैसे वैसे वो उन चट्टानों की डेंसिटी भी बढ़ेगी। क्लियर हो गई। ठीक है। आगे जब बात करते हैं इसमें तीसरे अगर स्रोत की हम बात करते हैं, जो तीसरा स्रोत है जिसे हम लोग कह सकते हैं टेम्परेचर या तापमान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी जानना, टेम्परेचर या तापमान को भी जानना। ठीक है, टेम्परेचर या तापमान। देखिए, पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी हमें, ठीक है, हमने कहा कि कुछ अप्राकृतिक स्रोत और कुछ प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त हो। जैसे प्राकृतिक स्रोत में हम बात करते हैं तो उसमें आता है ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार या वॉल्केनिक इरप्शन। क्लियर। तो वॉल्केनिक इरप्शन या ज्वालामुखी उद्गार जब होता है तो धरातल के अंदर से या पृथ्वी के अंदर से जो मैग्मा है जब वो बाहर निकल करके आती है, बाहर निकल करके जब आती है लावा के रूप में, ठीक है, तो उसका जब अध्ययन किया गया तो अध्ययन में ये पाया गया कि अच्छा इसका टेम्परेचर इतना है। एक बार ये क्वेश्चन भी आया था, ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न भी आ चुका है कि जो मैग्मा है धरातल के अंदर, ध्यान में रखिए, धरातल के अंदर जो पिघला हुआ पदार्थ है, ठीक है, वो मैग्मा के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है, मैग्मा के रूप में जाना जाता है। और जब वही जब धरातल की ऊपरी कमज़ोर परत को तोड़ करके जब बाहर निकल करके आता है तो वो लावा कहलाता है। तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में एक अंतर ये है, जैसे आप लोगों ने अगर सुना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, डॉक्टर JP शर्मा की एक बुक है, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी की,
उसमें उन्होंने बताया है, एक उदाहरण दे करके बताया है कि जैसे आप एक कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल है, ठीक है, उस बोतल अगर है वो पूरी तरह से सील है और वो बंद है, ठीक है, तो उसके अंदर लिक्विड भी है और गैसेस भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है और पूरा सील है वो, ठीक है। तो अब वो उन्होंने मान लिया कि वो धरातल के अंदर है जिसमें गैस भी है और तरल पदार्थ भी हैं। तो गैस और तरल पदार्थ का जो मिक्सचर है और जो इस ऊपर की जो कह सकते हैं सील या ढक्कन है उसको तोड़ करके बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ दोनों हैं, तरल पदार्थ भी गैस और मिश्रित रूप में है। इसी को ही मैग्मा कहा गया। ये कहाँ पर, ये धरातल के अंदर है, ठीक है, समझ में आया। अब जब यह ऊपरी कमज़ोर परत को तोड़ करके, जैसे हम लोग नहीं करते हैं कि इसको पूरा अच्छे से, ठीक है, इसको, ठीक है, प्रेशर दिए या हिला दिए उसको और वो प्रेशर पा करके उसको बाहर खूब तेज़ी से निकलता है, तो कुछ इसी तरह से ही अगर ऊपर की जो लेयर है, कमज़ोर परत है, उसको तोड़ करके जब ज्वालामुखी ऊपर की तरफ आता है तो उसमें से गैस अलग हो जाती हैं और जो तरल पदार्थ हैं, जो पिघले हुए तरल पदार्थ हैं वो अलग हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, अलग हो जाते हैं। तो जो अलग हुआ पिघला हुआ पदार्थ है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। क्लियर। तो गैस रहित मैग्मा को लावा कहा जाता है, ठीक है। और गैस युक्त जो तरल पदार्थ होता है और धरातल के अंदर होता है उसे मैग्मा कहते हैं, ठीक है। हम लोग ज्वालामुखी जब चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, वहाँ पर इसको और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। तो जो लावा निकल करके धरातल पर आया, पूछा ये गया था कि जो लावा है उसका तापमान लगभग कितना होता है, तो उसके अलग अलग अपने विकल्प दिए गए थे, ठीक है। तो उन विकल्पों को हम लोगों ने, ठीक है, हम लोगों ने उन विकल्पों के आधार पर, ठीक है, ये पाया कि औसतन उस लावा का जो टेम्परेचर या तापमान है वो 800 डिग्री सेल्सियस से ले करके 1200 डिग्री सेल्सियस के बीच में होती है। 800 से 1200 किसका, जो लावा होता है, ठीक है। तो हम बात यहाँ पर कर रहे थे कि टेम्परेचर की। तो जब वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया कि इतना ज़्यादा तापमान मिल रहा है तो आखिर, ठीक है, ये तापमान इतना ज़्यादा हो कैसे रहा है, ठीक, और क्या और अंदर जाने पर इसका टेम्परेचर या तापमान बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये सब कौतूहल का विषय रहा स्टार्टिंग में या शुरुआती दौर में, और उसके बहुत से निष्कर्ष निकाले जा चुके हैं अभी तक, ठीक है। तो उन्हीं की हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जैसे हमने ये पहले भी बताया था कि जो हमारे पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, लेयर है, ठीक है, वो ग्रेनाइट और बेसाल्ट जैसी चट्टानों से बनी है, ठीक है। अब ग्रेनाइट चट्टानों में, ध्यान में रखिएगा, ग्रेनाइट चट्टानों में रेडियो एक्टिव मटेरियल्स या कह सकते हैं रेडियो सक्रिय पदार्थ की प्रधानता होती है, चाहे वो यूरेनियम हो, चाहे वो थोरियम हो, मैग्नीशियम हो, इन सब की अधिकता या प्रधानता होती है। और जब वो विभंजित होते हैं या टूटते हैं तो उनसे जो ऊर्जा मुक्त होती है, उनसे जो एनर्जी या ऊर्जा मुक्त होती है, उसी ऊर्जा के कारण ही जो आसपास जो तत्व होते हैं वो मेल्ट होने लगते हैं, पिघलने लगते हैं और टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है। अर्थात पृथ्वी की आंतरिक क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो टेम्परेचर ये इंक्रीज होता है, टेम्परेचर या तापमान में जो वृद्धि हो रही है, वो मेन कारण है रेडियो एक्टिव पदार्थों की उपस्थिति के कारण। किसके कारण, रेडियो एक्टिव पदार्थों की उपस्थिति के कारण, ठीक है। और आप अभी देखेंगे कि जैसे हम लोग स्टार्टिंग में ये बात करते हैं कि जैसे 32 मीटर 32 मीटर से जब हम लोग अर्थ सरफेस से नीचे की तरफ जाते हैं, ध्यान रखिएगा, अर्थ सरफेस से नीचे की तरफ जाते हैं, कितना जाते हैं, 32 मीटर नीचे जाते हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करता है, बढ़ता है, ठीक। 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। उसी तरह से ही हम यहाँ पर अगर देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 100 किलोमीटर है, तो 100 किलोमीटर नीचे जाने पर, सरफेस से 100 किलोमीटर नीचे जाने पर टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है आपका, 100 किलोमीटर नीचे 1200 डिग्री सेल्सियस, कितना हो रहा है, 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 100 किलोमीटर नीचे लगभग 1200 डिग्री, लगभग 1200, 800 900 से लेकर के 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक मिलता है, ठीक है। और उसके नीचे जाने पर, ठीक है, उससे नीचे जाने पर 300 किलोमीटर तक, कहाँ पर, 300 किलोमीटर तक, ठीक है, नीचे जाने पर जो टेम्परेचर में इंक्रीमेंट अगर हम बात करते हैं, जो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, वो प्रत्येक किलोमीटर पर 2 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, कितना हो रहा है, प्रत्येक, ठीक है,
किलोमीटर नीचे जाने पर 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। जैसे हमने बात की कि 100 किलोमीटर तक सरफेस से नीचे 100 किलोमीटर गए तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है नीचे, जो कहाँ पर 100 किलोमीटर, वहाँ पर 1200 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और 32 मीटर नीचे जाने पर, कितना, 32 मीटर नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर 32 मीटर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक। उसी तरह से ही जैसे पर किलोमीटर का जो रेशियो निकाला गया, कहाँ तक, 100 किलोमीटर तक, कि 1 किलोमीटर नीचे जाने पर, ठीक है, 1 किलोमीटर नीचे जाने पर 1200, ठीक है। अगर हम बात करें कि 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका कहाँ पर है, 100 किलोमीटर पर है, और 1 किलोमीटर नीचे आने पर 12 डिग्री सेल्सियस, कितना, 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, 1 किलोमीटर नीचे जाने पर कितना, 1 किलोमीटर नीचे जाने पर 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है, और 100 किलोमीटर नीचे जाने पर लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है। देखिए, शुरुआत में या स्टार्टिंग में टेम्परेचर बहुत जल्दी और कम डेप्थ में बढ़ रहा है। उसका भी हमने कारण बताया था क्या, कि जो ऊपर की जो लेयर्स हैं उसमें रेडियो एक्टिव जो मटेरियल्स हैं, ठीक है, उनकी अधिकता इस कारण ऊपरी भाग में, ध्यान में रखिएगा, इस कारण ऊपरी भाग में, ठीक है, टेम्परेचर कम गहराई पर भी अधिक बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, हमने देखा कि प्रति किलोमीटर पर 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। लेकिन ये कहाँ तक हो रहा है, ये 100 किलोमीटर तक हो रहा है, और 100 किलोमीटर पर 1200 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं 300 किलोमीटर की गहराई तक, तो वहाँ पर प्रत्येक किलोमीटर पर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, ठीक है। 100 किलोमीटर के बाद से, ध्यान रखिए, 100 किलोमीटर के बाद से टेम्परेचर धीरे धीरे, ठीक है, अधिक गहराई पर जाने पर, ठीक है, टेम्परेचर कम बढ़ता है, ध्यान में रखिएगा, कम बढ़ता है, लेकिन ऊपरी भाग में, ठीक है, कम गहराई पर अधिक बढ़ता है। तो यहाँ हमने देखा 300 किलोमीटर पर, ठीक है, 300 किलोमीटर तक, ठीक है, प्रत्येक किलोमीटर जाने पर, ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है। और उसके बाद 300 के बाद से लेकर के अंतिम में अगर हम बात करते हैं लास्ट में, प्रति किलोमीटर, ठीक है, प्रति किलोमीटर 1 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा। कहाँ आप पा रहे थे कि, ठीक है, 1 किलोमीटर पर 12 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, लेकिन सिर्फ कहाँ तक हो रहा है, मात्र 100 किलोमीटर की गहराई तक। लेकिन वहीं आप पा रहे हैं कि 300 किलोमीटर के बाद से 400, 500 से लेकर के और निचले भाग तक, उसे कोर तक की हम बात करते हैं, तो 1 किलोमीटर पर सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि कैसे नीचे जाने पर तापमान में, ठीक है, किस रेशियो में वृद्धि हो रही है, ठीक है। और कोर तक, जो क्रोड है या कोर तक है, ठीक है, उसका टेम्परेचर, ठीक है, करीब 5000 डिग्री सेल्सियस और उसके ऊपर भी देखने को मिलता है। 5000 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसके ऊपर भी देखने को मिलता है। इसको भी हम लोग डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से घनत्व, दाब और तापमान, ठीक है, ये जो हमारे अप्राकृतिक स्रोत हैं पृथ्वी को जानने में या पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने में, इनका योगदान रहा है। बात समझ में आई। इसी तरह से ही हमने बात की थी जो हाइपोथेसिस, हमने जो पिछले लेक्चर्स में पढ़ी थी, हाइपोथेसिस या परिकल्पना। तो परिकल्पना का अध्ययन करने के बाद वैज्ञानिकों ने, भूगर्भवेत्ताओं ने, ठीक है, इन लोगों ने एक ये निष्कर्ष निकाला कि या तो हमारी पृथ्वी का जो कोर है या क्रोड है गैसीय रूप में है, ठीक, या फिर वह ठोस पिंड के रूप में है, या फिर वह तरल पदार्थ के रूप में है, ठीक है। कोर या पिंड गैसीय रूप में है, या फिर किस रूप में है, ठोस रूप में है, या फिर तरल पदार्थ के रूप में है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी इस तरह से जो निष्कर्ष 3 निकाले गए, ये कहाँ से निकाले गए, जो हाइपोथेसिस हम लोगों ने पढ़ा था। जैसे हम बात करते हैं जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना, जेम्स जीन्स और जेफरीज की टाइडल हाइपोथेसिस। तो उन्होंने ज्वार की बात की थी और उसको हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि सूर्य है, अपनी जगह स्थिर है,
विशाल तारा आया और उसकी आकर्षण शक्ति पड़ी, ज्वार बाहर सूर्य से निकला और वह तरल रूप में है। किस रूप में? तरल रूप में है। तो इस तरह से उसके कोर की बात उन्होंने वहाँ तरल रूप में की। इसी तरह से हम ग्रहाणु परिकल्पना की बात करते हैं, चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना। वो ठोस पिंडों से ठोस, ठीक है, जो कण थे उनसे मिल करके बना और उसका जो कोर या क्रोड है वह ठोस रूप में रहा, ठीक है। और इसी तरह से वायव्य राशि परिकल्पना की हम बात करते हैं, किसकी? वायव्य राशि परिकल्पना की बात करते हैं, ठीक है, इमैनुअल कांट की है। तो उसमें उन्होंने गैसीय रूप में उसको बताया है। तो सब अपने 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 अकॉर्डिंग या अपने अपने मत के अनुसार पृथ्वी की कोर को या आंतरिक संरचना को बताए थे, ठीक है। तो उससे भी हमें ये जानकारी कहीं ना कहीं मिलती है। इसी तरह से ही जो उल्का पिंड है, ध्यान रखिएगा, जो उल्का पिंड है, जब विशाल उल्का पिंड, ठीक है, देखिए प्रत्येक प्रत्येक पिंड की अपनी एक आकर्षण शक्ति होती है, ठीक है। तो पृथ्वी की भी अपनी आकर्षण शक्ति है और जो उल्का पिंड, ठीक है, हमारे कॉस्मॉस या ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं, ठीक है, घूम रहे हैं। और जब वह कभी कभी वो रास्ता भटक जाते हैं और जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं जो उल्का पिंड है, तो वायुमंडल में उपस्थित जो गैस हैं उनके घर्षण की वजह से वह उल्का पिंड जल के नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, वो जल के नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ अवशेष के रूप में जो उल्का पिंड धरातल पर गिरे, जैसे भाई उल्का पिंड है तो उसका सबसे पहले ऊपरी भाग नष्ट होगा, उसके बाद जिसे हम लोग कह सकते हैं, वहाँ पर अगर हम बात करें तो उसके कह सकते हैं कि जो ऊपर का क्रस्ट है, ठीक है, वो पहले नष्ट होगा। फिर उसके नीचे की हम बात करते हैं, मेंटल है, जिसे सियाल है, फिर सीमा है, फिर नीफे है। तो और उसके बाद क्रस्ट या सियाल, फिर मेंटल या सीमा और लास्ट में नीफे, क्या? नीफे, ठीक है। या फिर हम लोग बात करें कि क्रोड, ठीक है, लास्ट में वही क्रोड बचता है, कोर बचता है और वो धरातल पर या पृथ्वी पर आकर के गिरता है, ठीक है। तो उसका विद्वानों ने, वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया और पाया कि भारी तत्वों से मिलकर के बने हैं। किससे? भारी तत्वों से। जैसे लोहे और सिलिकेट के उसमें अधिकता होती है आयरन की और सिलिकेट की प्रधानता होती है। तो इस आधार पर भी अपने मत को और ज़्यादा पुष्टि देने के लिए, ठीक है, उन लोगों ने, ठीक है, उल्का पिंड का भी अध्ययन किया। इतना समझ में आ गया? ये हमारे क्या हो गए? अप्राकृतिक स्रोत थे। उसके बाद फिर हाइपोथेसिस और उसके बाद फिर उल्का पिंड के आधार पर भी हम लोगों ने अध्ययन किया, ठीक है। आगे हम बात करते हैं प्राकृतिक स्रोत की। किसकी? प्राकृतिक, जिसमें हम लोगों ने दो स्रोतों की बात की थी, एक ज्वालामुखी की बात की थी और दूसरा भूकंपीय तरंगों की बात की थी, ठीक है। एक ज्वालामुखी और दूसरा ज्वालामुखी से संबंधित अभी हम लोगों ने टेम्परेचर में भी देखा था, ठीक है। तो ज्वालामुखी, देखिए उन क्षेत्रों से, ज्वालामुखी का उद्गार उन क्षेत्रों से होता है कि जो क्षेत्र काफ़ी कमज़ोर होते हैं, ठीक है, जो क्षेत्र काफ़ी कमज़ोर होते हैं या उनकी परत कमज़ोर होती है और अंदर जो एथनॉस्फेयर का पार्ट है, ठीक है, अभी उसकी भी हम चर्चा करेंगे कि वहाँ से जो पिघला हुआ अंदर का जो भाग है, ठीक है, वो ऊपर के जो क्रस्ट है या कह सकते हैं जो सियाल है उसको तोड़ते हुए बाहर निकल करके आता है, बाहर निकल करके आता है। तो अंदर से कुछ खनिज तत्वों को भी वो बाहर ले करके आया, ठीक है, और उसका अध्ययन किया गया और अध्ययन में पाया गया कि उसमें किन चीज़ों की प्रधानता है, अम्लीयता ज़्यादा है कि क्षारीयता ज़्यादा है, कि कौन से रॉक्स या चट्टान और किस प्रकार की उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं या उनकी विशेषताएं, गुणधर्म हैं, जिससे हम लोग कुछ गहराई तक, जहाँ तक ज्वालामुखी का उद्गार अंदर से निकल कर बाहर आता है, वहीं तक क्षेत्रों का भी हम लोग अध्ययन कर पाए हैं ज्वालामुखी से। जैसे सामान्यतः हम बात करें करीब 200 किलोमीटर की गहराई तक, 100 से 200 किलोमीटर की गहराई तक का ही, ठीक है, ज्वालामुखी के आधार पर अध्ययन कर पाए हैं। लेकिन उसके बाद हम बात करते हैं भूकंपीय तरंगों की। बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण है भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंगों को हम लोग 3 भागों में देखते हैं। देखिए भूकंप विज्ञान में हम लोग इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल में, उससे ज़्यादा डिटेल आप पाएंगे नहीं, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। उसी तरह से आज जो हम लोग इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, इससे ज़्यादा डिटेल आप कभी नहीं पाएंगे, इसको भी ध्यान में रखिएगा। जितना यहाँ पर हम लोग पढ़ ले रहे हैं, और डिटेल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको विद्वान बनाना है या वैज्ञानिक बनाना। डिटेल का मतलब है कि जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं या फिर आने की संभावना है, हो कहीं पर भी हो, ठीक है, तो इन सब जगह आप लाभान्वित होंगे। हर जगह पे आपको,
ठीक है, इस लेक्चर से लाभ अवश्य मिलेगा, इसको ध्यान में रखिएगा, इसीलिए इसको पूरे अच्छे से और बार बार इसको देखिएगा। तो बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है, भूकंपीय तरंगों की, किसकी, भूकंपीय तरंगों की बात कर रहे थे कि जिसमें इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक तरंगे, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स या द्वितीयक या गौड़ तरंगे, और ठीक है सरफेस वेव्स या धरातलीय तरंगे, या एल वेव भी कहते हैं इसको, लब वेव भी कहते हैं। 3 प्रकार की हमारी भूकंपीय तरंगे होती हैं, ठीक है, जिसमें हमें 2 तरंगों को स्पेशली ध्यान में रखना है। यही ठीक है बॉडी के रूप में भी जानी जाती हैं, अर्थ की बॉडी के भी रूप में ये इसको जानते हैं, जिसमें प्राथमिक और द्वितीयक तरंगे आती हैं। इन दोनों की विशेषता क्या है, इन दोनों की विशेषता ये है कि ये पूरे धरातल में कहीं पर भी ये ठीक है विचरण कर सकते हैं या जा सकते हैं, लेकिन दोनों की विशेषता अलग अलग है, ध्यान में रखिएगा, दोनों की विशेषता अलग अलग है। जैसे जो प्राथमिक तरंगे हैं, जो प्राइमरी वेव्स हैं, ठीक है, प्राइमरी वेव्स को हम लोग साउंड वेव्स के रूप में या ध्वनि तरंगों के रूप में भी जानते हैं। किस रूप में जानते हैं, साउंड वेव्स या ध्वनि तरंगों के रूप में भी जानते हैं, और ये लहरदार रूप में चलती हैं। किस रूप में, लहरदार रूप में आगे बढ़ती हैं, ठीक है, लहरदार रूप में आगे बढ़ती हैं, और इनकी स्पीड सभी तरंगों में सबसे ज़्यादा होती है, चाहे प्राथमिक हो, चाहे द्वितीयक हो, चाहे वो धरातली हो, ठीक है, इनकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाला था कि जब ये जल में पहुँचती हैं, प्राथमिक तरंगे जब जल में पहुँचती हैं तो विलुप्त नहीं होती, विलुप्त नहीं होती, हाँ विचलित भले हो जाती हैं, विचलित हो जाती हैं, मतलब उनकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है, और वो सीधे ना चल करके वो थोड़ी सी कर्व रूप में या तिरछे रूप में वो घूमेंगी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये भी है कि जो प्राथमिक जो तरंगे हैं वो सीधे ना चल करके कर्व रूप में घूम जाएंगी, ठीक है, थोड़ी आड़ी तिरछी हो जाएंगी, लेकिन ठीक है वो जल में विलुप्त नहीं होती हैं, ठीक। तो इस तरह से इसी से रिलेटेड देखिए एक क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में आया था, कि पीजीटी के एग्ज़ाम में आया था कि कौन सी तरंगे ठीक है विचलित हो जाती हैं। अब विचलन का मतलब यहाँ पर लोग ये सोच लिए कि विलुप्त हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं, लेकिन यहाँ ध्यान में ये रखना है कि विलुप्त कौन सी तरंगे होती हैं, विलुप्त होती हैं जो जल में विलुप्त होती हैं वो होती हैं सेकेंडरी वेव्स। कौन सी होती हैं, सेकेंडरी वेव्स, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, द्वितीयक या गौड़ तरंगे। ये जल में विलुप्त हो जाती हैं, जल में ये प्रभावहीन हो जाती हैं, लेकिन विचलित कौन सी होती हैं, वो प्राथमिक होती हैं। तो लोग समझ लिए वो सेकेंडरी वेव्स की बात हो रही है, तो उन्होंने द्वितीयक तरंग पे टिक लगा दिया और वो गलत हो गया, तो इसीलिए शब्दों को अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, ठीक। तो प्राथमिक तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती हैं और इनकी स्पीड सभी तरंगों में सबसे ज़्यादा होगी। भूकंप विज्ञान में इसको बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो इस तरह से आगे की तरफ वो बढ़ती चली जाती, स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है, किसकी, प्राथमिक तरंगों की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। और इन्हीं प्राइमरी वेव्स के आधार पर वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना की सबसे एथेंटिक या प्रमाणिक पुष्टि दी है। देखिए आज भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना या इंटरनल स्ट्रक्चर्स की हम बात करते हैं, ठीक है, शोध का विषय है और लगातार वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, ठीक है। एक बात और हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि चाहे यूएसए हो, चाहे वो आपका ठीक है यूके के साइंटिस्ट हो या यूरोपियन साइंटिस्ट हो या इंडियन साइंटिस्ट हो, ये लगातार अध्ययन कर रहे हैं, जो भूगर्भवेत्ता है, जियोलॉजिस्ट हैं, अध्ययन कर रहे हैं। अभी रिसेंटली 3-4 महीने पहले की हम बात करते हैं, अभी ठीक है कुछ वैज्ञानिकों ने ये बताया कि जो हमारा जो मेंटल है, जो मध्य है, जिसे हम लोग सीमा के रूप में भी जानते हैं, ठीक है, वहाँ पर ऊंचे वहाँ पर पर्वत हैं, उसके अंदर ऊंचे पर्वत हैं, उसकी वो लोग पुष्टि कर रहे हैं। तो अभी तो ये खोज का एक विषय है और इसी के तहत ही हमने आधुनिकतम चीज़ों को भी, नवीनतम ठीक है चीज़ों की भी थ्योरी को भी हमने यहाँ पर ऐड किया है, क्योंकि आईएएस प्रीलिम्स में 2-3 बार ऐसे प्रश्न आ गए कि जो करंट से रिलेटेड थे, देखिए जो थे तो ज्योग्राफी से रिलेटेड, लेकिन वो करंट से भी रिलेटेड थे। तो इसलिए यहाँ पर इसको हमने ठीक है आधुनिकतम अभी तक के जो रिसर्च हुए हैं यहाँ तक कि हमने ठीक है इस थ्योरीज़ को इसमें ऐड किया है इंटरनल स्ट्रक्चर में।
तो पूरे अच्छे से इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा। तो बात हम यहाँ पर कर रहे थे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी में भूकंप या प्राथमिक तरंगों का मेन रोल माना जाता है आज तक, ठीक है। और इन्हीं प्राथमिक तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, एक संस्था है जिसे हम लोग बोलते हैं IUGG, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, ठीक है, जियोडसी एंड जियोफिजिक्स, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडसी एंड जियोफिजिक्स, भूगणित और भूभौतिकी, जो, ठीक है, एक यूनियन है, संघ है। इसने पृथ्वी की, देखिए ये, ठीक है, जियोलॉजी और जियोलॉजिस्ट, ठीक है, इनका विषय है, लेकिन ज्योग्राफी में भी आ रहा है ये, ठीक है। तो इन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी, ठीक है, किस रूप में पृथ्वी है, चपटी तो है नहीं, कर्व रूप में है, ठीक है। तो भूगणित विज्ञान में इन सब चीज़ों का हम लोग अध्ययन करते हैं। उसे भूभौतिकी में देखिए जितने भी हमारे रॉक्स हैं, चट्टानें हैं, ठीक है, हर एक रॉक्स की अपनी एक प्रॉपर्टीज होती है, उसकी गुणधर्म होते हैं, उसकी विशेषता होती है, ठीक है। वो रासायनिक, ठीक है, रासायनिक और भौतिक विशेषताओं के आधार पर, ठीक, भूभौतिकी में हम बात करते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित या चट्टानों से संबंधित चीज़ों का हम लोग, ठीक है, जियोफिजिक्स में अध्ययन करते हैं, ठीक है। और वहीं पर पृथ्वी की जो बनावट है, ठीक है, उसके अलग अलग जो शेप हैं, आकृतियाँ हैं, ये हम लोग, ठीक है, जियोडेसी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। और ये सब जियोलॉजी का सब्जेक्ट है, लेकिन हमको यहाँ पर भी जानना जरूरी है। तो IUGG ने जिन चीज़ों का, ठीक है, अध्ययन किया और उसको जिस रूप में उन्होंने, ठीक है, बताया, उसी को ही हम लोग आज डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है? उसी का हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। लेकिन इन्होंने एक स्रोत लिया, एक सोर्स लिया, और वो सोर्स या स्रोत क्या था? वो सोर्स या स्रोत था प्राइमरी वेव्स, भूकंपीय तरंग की जो प्राथमिक तरंग है वो, ठीक है। प्राथमिक तरंग की भी हमने विशेषता बता दी है, ठीक है। और हम लोग भूकंप में आगे हम लोग अध्ययन करेंगे ही। तो यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं अब कि भूकंपीय तरंगें किस प्रकार से, कैसे पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र तक जाती हैं और उनकी क्या विशेषताएं देखने को मिलती हैं। क्लियर है?